हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। गाइस, ये जो आज का हमारा वीडियो है ये हिंदी ग्रामर पर बना है। आज हम इस सेशन में हिंदी ग्रामर के एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपको टॉपिक से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी बातें मैं आपको बताऊँ। फिर भी अगर कहीं आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो वो चीज़ आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और हाँ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं टॉपिक की तरफ और डिस्कस करते हैं आपके साथ बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें। तो आज का जो हमारा टॉपिक आपके साथ डिस्कस होगा ना वो अलंकार को लेकर होगा। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे मैम अलंकार पढ़ा दीजिए, संधि पढ़ा दीजिए, समास पढ़ा दीजिए। तो आज मैं आपको अलंकार डिस्कस करूँगी। अलंकार का जो पार्ट होगा वो दो पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अलंकार को। आज ये पहला पार्ट है तो यहाँ पे आज हम जानेंगे कि अलंकार क्या होता है, शब्दालंकार और उनके शब्दालंकार के जो भेद हैं उनके बारे में हम यहाँ पे आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर टॉपिक पर देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर हम अलंकार की बात करते हैं तो पहला जो आपसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई अलंकार क्या है। तो अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, एक अलम प्लस आपका क्या होता है, कार होता है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है अलंकार का उपसर्ग बताइए क्या होता है अलंकार में, तो क्या अलम बताओगे। ठीक है, अब देखिए अलम का अर्थ क्या होता है, शोभा होता है, और कार का अर्थ क्या होता है, करने वाला होता है। मतलब काव्य की जो शोभा बढ़ाने वाला तत्व होता है उसे ही हमारी हिंदी में क्या कहा जाता है, अलंकार कहा जाता है। पॉइंट क्लियर। क्या पूछा जाएगा कि काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं, तो आप देखोगे कि क्या ऑप्शन में अलंकार लिख के आ रहा है, तो आ रहा है तो बस वही अलंकार आपका सही हो जाएगा। अब देखिए, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए अलंकार के भेद कितने होते हैं, तो देखिए अलंकार के मुख्यतः जो होते हैं वो दो भेद होते हैं। ठीक है, शब्दालंकार और आपका अर्थालंकार। लेकिन कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि व्याकरण के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर या रचना के आधार पर अलंकार के कितने भेद होते हैं तो आप तीन बताओगे। तो आपका एक शब्दा तो होता ही है, अर्था होगा ही, और एक आपका थर्ड अलंकार हो जाता है जिसे आप उभयालंकार कहते हो। ठीक है ना, जैसे शब्दालंकार में क्या होता है, शब्द विशेष के कारण यदि आपको चमत्कार उत्पन्न होता है तो वो शब्दालंकार होता है। अर्थ विशेष के कारण यदि चमत्कार उत्पन्न होता है तो अर्थालंकार, और जहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों में ही विशेषता आ जाने से चमत्कार आ जाता है वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाता है, आपका उभया अलंकार हो जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी का। अब देखिए अगला है हमारा शब्दालंकार। अब शब्दालंकार की अगर हम आपसे बात करें तो क्या कहा गया, जहाँ जब कुछ विशेष शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। मतलब कविता में शब्द विशेष के कारण यदि सुंदरता आ जाती है तो वहाँ पे आपका कौन सा अलंकार हो जाता है, शब्दालंकार हो जाता है। ठीक है, अब देखिए शब्दालंकार की अगर हम भेद की बात करते हैं तो शब्दालंकार के कभी आपसे भेद नहीं पूछा जाता, क्योंकि शब्दालंकार, अर्थालंकार, इनके भेद बहुत सारे होते हैं। तो आपके जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट भेद हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे हम यहाँ पे कौन कौन से अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ेंगे, श्लेष, यमक और वक्रोतिक अलंकार के बारे में। ठीक है, ये चार अलंकार के बारे में हम यहाँ पे शब्दालंकार के भेद में डिस्कस करेंगे। अब देखिए सबसे पहले हमारा कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की बात करें तो भैया अनुप्रास अलंकार को आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जिसमें आपको पता है कि जहाँ पर समान वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। ठीक है, जहाँ पे मतलब वर्णों की आवृत्ति हो वही तो हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे पढ़ के आए, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, मतलब चार वर्ण की आवृत्ति हो रही थी तो अनुप्रास अलंकार है। अब देखिए एक परिभाषा तो आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है अनुप्रास अलंकार का। अनुप्रास अलंकार की सेकेंड परिभाषा क्या है, जिस अलंकार में व्यंजनों की आवृत्ति हो वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं ये आपकी, ये भी जाने रहिएगा। और थर्ड परिभाषा क्या है अनुप्रास अलंकार की, जब स्वरों में विषमता और व्यंजनों में समानता पाई जाए तो वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो क्या बताओगे, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब आप समझ रहे होगे मैम ये स्वरों में विषमता, व्यंजनों में समानता, ये कुछ समझ में नहीं आया, तो आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे समझोगे। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है ना, मुदित महीपति मंदिर आए,
सेवक सचिव सुमंत बुलाए। अब पहली परिभाषा अगर हम आपको बताएं तो देखिए यहाँ पे माँ वर्ण की आवृत्ति, शा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, मतलब पहली परिभाषा जहाँ पर समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो रही है। अब देखिए अगर हम माँ शब्द को लेंगे तो माँ के साथ छुटाऊ की मात्रा है ना। फिर माँ, माँ आधा है भाई, व्यंजन है, माँ के बाद क्या है, आ लगा हुआ है ना, तभी पूरा माँ। माँ यहाँ पे माँ के बाद क्या लगा हुआ, आ लगा हुआ है। इसी तरह से सा के बाद ए है ना, तभी तो से की मात्रा हुई ना। सा और आ से मिलकर सा आपका बना है, सा और ऊ से मिलकर आपका शू बना हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि व्यंजनों में समानता पाई गई, व्यंजन वर्ण माँ 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 ही रह गए, लेकिन जो यहाँ पे स्वर जो उनके साथ लगे हैं उसमें विषमता पाई गई, ठीक है, उसमें समानता नहीं पाई गई। और देखिए व्यंजनों की ही तो आवृत्ति हो रही है, कहीं पे आपको स्वर की आवृत्ति नहीं दिख रही है। तो पॉइंट्स क्लियर हो गया ना सभी को। जैसे देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। यहाँ पे देखिए पा वर्ण की आवृत्ति हो रही है ना बार बार, तो जहाँ पे क्या होगा, वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां पे कौन सा अलंकार हो जाता है हमारा, अनुप्रास अलंकार हो जाता है। पॉइंट क्लियर अनुप्रास अलंकार का। कहीं कोई डाउट हो, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से कि आपको सारी चीज़ें मैं समझा पाऊँ। अब देखिए अगला हमारा है श्लेष अलंकार। अब देखिए श्लेष अलंकार की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि श्लेष अलंकार किस धातु से बना होता है। तो क्या बताओगे कौन से धातु से बना होता है, श्लिष्ट धातु से बना होता है। जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है चिपका हुआ, सटा हुआ या फिर मिला हुआ। मतलब कहा जाता है कि जब कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हुआ हो परंतु उसके अर्थ क्या हो, एक से अधिक बार आते, मतलब शब्द एक ही होगा लेकिन उसके क्या होंगे, अर्थ बहुत सारे आ रहे होंगे, उसके अर्थ कई आ रहे होंगे, तो वहां पे श्लेष अलंकार होता है। क्योंकि श्लेष का अर्थ ही क्या होता है, चिपका हुआ, सटा हुआ, मिला हुआ, ठीक है। जैसे अभी एग्जाम्पल्स करिए तो आपको शायद समझ में आ जाए। जैसे देखिए मंगन को देख पट देत बार बार है, ठीक है, आपको एक लाइन दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये जो पट देत शब्द है ना, ये एक ही बार प्रयोग हुआ है लेकिन इसके क्या है, दो अर्थ हैं। जैसे यहाँ पे कहा गया मंगन, मंगन मतलब है मांगने वाला, तो दो औरतें होती हैं, वो जब मांगने वाले को देखती हैं ना तो एक औरत उस होती है जो कि क्या कर लेती है, पट देत बार बार है, किमाड़े को बंद कर लेती है जब वो मांगने वाले को देखती है, और एक दूसरी औरत होती है जो कि उसको क्या देती है, वस्त्र दान करती है। तो यहाँ पे देखिए पट देत बार है तो आपका पट देना एक ही बार आया है लेकिन इसका क्या अर्थ आ रहा है, दो अर्थ आ रहा है। क्लियर हुआ पॉइंट। इसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल देखिए जो आपका बड़ा ही पॉपुलर जो है एग्जाम्पल है, आपके एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है, रहीमन पानी राखियो बिनु पानी सब सून, पानी गए ना उबरो मोती मानुष चून। मतलब यहाँ पे देखिए रहीमन पानी राखियो बिनु पानी सब सून। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रहीम दास जी कहते हैं कि पानी को बचा कर रखिए, बिनु पानी सब सून, बिना पानी के सब कुछ सूना है, पानी गए ना उबरो मोती मानुष चून। अब यहाँ पे जो तीसरा वाला पानी है ना, इसका ही तीन अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। मतलब पानी का किसके, चमक का मोती के पक्ष में, कि मोती को अगर पानी से निकाल दिया जाए तो मोती की चमक खत्म हो जाती है। प्रतिष्ठा से किया गया कि मनुष्य के पक्ष में, कि मनुष्य की यदि एक बार इज्जत चली जाए तो वो पानी पानी हो जाता है, ठीक है। और थर्ड किससे किया, चूने से किया, चूने को यदि पानी नहीं मिला तो चूना बेकार होता है। तो यहाँ पे जो पानी का जो है अर्थ में प्रयुक्त किया गया है वो जो तीसरा पानी है उसका अर्थ में, ये नहीं कि भाई यहाँ पे 3 बार पानी आ गया है और अर्थ तब तो आपका यमक अलंकार, नहीं, गलती मत करिएगा। यहाँ पे जो पानी का तीनों अर्थ बताया गया है, जो पानी के कई अर्थ आ रहे हैं वो तीसरे वाले पानी के अर्थ आ रहे हैं। बाकी पहले और दूसरे पानी का अर्थ ये है कि रहीम दास जी कहते हैं पानी को बचा कर रखना है क्योंकि उस पानी के बिना सब कुछ आपका क्या हो जाएगा, सूना सूना हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल समझ में आया। एक और एग्जाम्पल जैसे देखिए, मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। अब यहाँ पे जो ये कलियां शब्द प्रयोग किया गया है ना,
ये इसका दो अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। यहाँ पर पहले अर्थ में क्या है, फूल खिलने की अवस्था, जैसे भाई जब हम किसी चीज को आधार मानकर किसी का वर्णन कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे पहले कली क्या, मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। पहले फूल खिलने की पूर्व की अवस्था और दूसरा क्या है, जो यवन की अवस्था होती है उसके बारे में यहाँ पे क्या किया गया है, कहा गया है। तो क्या है, यहाँ पे कलियों का फूल खिलने की और यवन की अवस्था की वर्णन किया गया। पॉइंट्स क्लियर हुआ। तो शब्द एक ही आ रहा था लेकिन उसके अर्थ क्या है, कई सारे आ रहे थे, इसीलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जा रहा था, आपका श्लेष अलंकार हो रहा था। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है हमारा यमक अलंकार, जो कि भाई गलत तो कभी हो ही नहीं सकता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना यमक अलंकार के बारे में। यमक अलंकार क्या कहता है, जब किसी शब्द की भिन्न अर्थ में आवृत्ति हो, अर्थात एक शब्द बार बार अगर आ रहा है किंतु प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न अर्थ दे रहा है, तो वहां पे कौन सा अलंकार हो जाता है, आपका यमक अलंकार होता है। क्योंकि यमक का अर्थ ही क्या होता है, दो होता है। ठीक है, जैसे देखिए क्या है कि शब्द जितनी बार प्रयोग होगा उतनी बार उसका अर्थ क्या होता है, अलग अलग आता है। जैसे देखिए, काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका घटा शब्द आ रहा है ना, पहली बार भी घटा शब्द आ रहा है, दो बार घटा, लेकिन दोनों घटा का अर्थ अलग अलग है। काली घटा का घमंड घटा मतलब पहली घटा का अर्थ क्या है, बादल है। ठीक है, काली घटा मतलब काले बादल, और घमंड घटा दूसरे घटा का क्या अर्थ है, कम होना। ठीक है ना, घमंड घटा मतलब उसका घमंड क्या हुआ, कम हुआ। ठीक, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। अब देखिए 3 बेर खाती थी मतलब पहले बेर का क्या अर्थ है, समय है, 3 बेर खाती है। दूसरे बेर का एक बेर फल वाला बेर होता है ना, तो दूसरे बेर का क्या अर्थ है, खाने वाले। तो देखिए शब्द जितनी बार प्रयोग हो रहे हैं उतनी बार उसका अर्थ अलग अलग यदि आता है, तो वहां पे कौन सा अलंकार हो जाता है, यमक अलंकार। और यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल करवा दे रही हूँ जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए, ताकि और भी आपको प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल है, कहा कवि बेनी बेनी ब्याल ही चुराए लीनी है। कहा कवि बेनी, बेनी मतलब यहाँ पे कवि का नाम है कि बेनी, और तथा दूसरे बेनी का क्या अर्थ है, चोटी। बेनी ब्याल चुराए लेनी मतलब उनकी चोटी को क्या कर लिया गया है, चुरा लिया गया। तो क्लियर हो गया, पहले यहाँ कवि का क्या है, बेनी कवि का नाम है, और दूसरे बेनी का क्या अर्थ है, चोटी से है। ठीक है, तो यहाँ पे बेनी शब्द 2 बार प्रयुक्त हुए हैं लेकिन उनका अर्थ क्या है, अलग अलग। ऐसे ही सबसे फेवरेट एग्जाम्पल, कनक कनकते सौगुनी माँ दत्ता आदि का है। ठीक है, जो पाए बौराए जग सो खाए बौराए। ठीक है, वहां पे एक कनक का अर्थ क्या होता है, सोना होता है, और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा होता है। तो वो वाला तो सबको पता है, इसीलिए वो एग्जाम्पल तो भाई वो तो बहुत पुराना हो गया, बचपन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम तुरंत कमेंट बॉक्स में। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा वक्रोक्तिक अलंकार। वक्रोक्तिक अलंकार क्या कहता है कि जहां बात किसी एक आशय से कही जाए और सुनने वाला उसका भिन्न दूसरा अर्थ लगा दे, वहां पे कौन सा अलंकार होता है, वक्रोक्तिक अलंकार। जैसे मान लीजिए हमने किसी से कोई बात कहा, ठीक है, हमने आपसे कहा बच्चा पढ़ लो, पढ़ लिख लोगे तो नाम रोशन होगा, या फिर हमने आपको डांट दिया, और डांटा हमने किस लिए, आपके अच्छी बात के लिए डांटा, लेकिन आपने तुरंत उसका गलत मतलब निकाल कि मैम हमको ही डांटती हैं, ऐसा है वैसा है। ठीक है, तो वही कहा गया है कि जब बात किसी एक आशय से कही जाए लेकिन सुनने वाला उसका भिन्न दूसरा अर्थ लगा देता है, तो वहां पे कौन सा अलंकार हो जाता है, वक्रोक्तिक अलंकार होता है। जैसे इसका एक बहुत ही फेवरेट एग्जाम्पल है जो कि बहुत मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। और वक्रोक्तिक अलंकार में एक और खास बात होती है कि यहाँ पे हम बात किसी से कह रहे होते हैं, और जब हम किसी को संबोधित करते हैं तो विस्मय बोधक चिन्ह जरूर लगता है। तो वक्रोक्तिक अलंकार में मोस्टली आपको विस्मय बोधक चिन्ह जरूर मिलता है। और ये देखिए, जैसे कौ तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम है तो कितहूँ बरसो। मतलब एक बार क्या होता है कि राधा जी कृष्ण जी से गुस्सा हो जाती हैं और जाके दरवाजा बंद कर लेती हैं। तो जब कृष्ण जी उनको मनाने जाते हैं तो राधा जी अंदर से पूछती हैं, कौन हो तुम, यहाँ पे क्यों आए हो। ठीक, गुस्से में पूछती हैं। तो कहते हैं कृष्ण जी, अरे मैं घनश्याम हूँ। तो घनश्याम का मतलब क्या होता है, बादल भी होता है।
तो कहती हैं कि जब आप घनश्याम हैं, जब आप बादल हैं, तो जाके कहीं और बरसो। भाई यहाँ पे कृष्ण जी ने क्या बताया, अपना नाम ही तो बताया कि मैं हूँ तुम्हारा घनश्याम, लेकिन राधा ने तो उसका दूसरा अर्थ ही निकाल दिया। उन्होंने उसका अर्थ किससे निकाल दिया, बादल से निकाल दिया। तो क्या, जब बात किसी एक आशय से कही जाए और सुनने वाला उससे दूसरा अर्थ निकाल देता है, तो वहीं पे कौन सा अलंकार हो जाता है आपका, वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैंने जितनी चीज़ें आपको बताई है, जितनी चीज़ें आपको समझाई हैं, वो सारी बातें आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं कोई डाउट होता है, कोई कन्फ्यूज़न होता है, तो वो चीज़ आप मेरे से कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे आपके साथ बहुत सारी बातें। थैंक यू सो मच गाइज, बेस्ट ऑफ लक।